एनिमे की शुरुआत होती है एक नॉर्मल लड़के सोमा के साथ, जो कि थोड़ा नट टाइप का होता है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। वो अपने दादा के साथ मॉडर्न जापान में रहता है और हर काम को बहुत ही सोच समझ कर करता है। प्लानिंग और लॉजिक उसकी लाइफ का पार्ट है। सोमा काफी ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताता है क्योंकि उसका सपना है वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। एक दिन वो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है, तभी एक अजीब सी ब्राइट लाइट उसके ऊपर चमकने लगती है। सोमा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब तक वो रिएक्ट करता है, उसे एक तेज रोशनी के अंदर खींच लिया जाता है और अगले ही मोमेंट वो खुद को आसमान के नीचे गिरता हुआ पाता है किसी अनजानी दुनिया में। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इतनी हाइट से गिरा है, बचना इम्पॉसिबल था। पर तभी कुछ मैजिकल होता है, वो बिना किसी चोट के सेफ्टली जमीन पर गिरता है। थोड़ा हिलता डुलता है, चक्कर आते, पर कुछ देर के बाद वो खुद को संभालता है। जब उसकी नजर आसपास पड़ती है तो वो देखते है कि कुछ अजीब लोग उसे घूर रहे होते हैं। उन्होंने लंबे कोट पहने होते और उनके चेहरे बहुत ही सीरियस होते हैं। कुछ लोग उसे आधे जानवर की तरह दिखते हैं, जैसे वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड का कैरेक्टर हो। वो थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी दिखाता है कि उसे कोई डर नहीं है। ब्लफ्स करता है जैसे कोई सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहा हो। वो लोग उसे एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं, जो कि किसी कोर्ट रूम जैसा लगता है, जहाँ सब लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए होते हैं। थ्रोन पर एक किंग बैठा होता है और वो खड़ा होता है और सोमा का स्वागत करता है। किंग उसे हीरो कहकर बुलाता है और वो कहता है कि उसने उनका बुलावा स्वीकार किया, इसलिए अब उनके किंगडम को उम्मीद मिली है। और सोमा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि उसने तो कोई बुलावा एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसे तो जबरदस्ती यहाँ पर खींच कर लेकर आया गया है। किंग थोड़ा शॉक्ड होता है, पर फिर पोलाइटली सोमा से कहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। फिर किंग बताता है कि ये दुनिया एक मैजिकल वर्ल्ड है, जहाँ पर विचेस, विजार्ड्स, डवर्स, एल्फ और नाइट और ड्रैगन भी होते हैं। सब कुछ एक फैंटेसी ड्रीम जैसा लगता है, पर ये उन लोगों की सच्चाई है। कुछ समय पहले उनके कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में एक बड़ा सा वॉइड खुल गया था। उसके बाद वहाँ से डिमंस निकलने लगे, इतने ज्यादा कि गिनती भी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे वो डिमंस हर जगह पर तबाही मचाने लगे। सभी किंगडम्स ने मिलकर उन सभी डिमंस के खिलाफ फाइट करनी शुरू की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिमंस खत्म ही नहीं होते। जितने भी मारे जाए उतने ही और पैदा होते रहते हैं, लेकिन किंगडम के पास सोल्जर्स बहुत ही लिमिटेड है। वो लोग हर दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। फाइनली किंग कहता है कि इसी वजह से उन्हें एक हीरो की जरूरत थी, कोई ऐसा जो सिचुएशन को संभाल सके। पर सोमा सीधा कह देता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान नहीं देगा। कहने लगता है कि उसे यहाँ पर उसकी मर्जी के बिना लेकर आया गया और उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये सब सुनकर राजा को थोड़ा शर्मिंदा लगता है। उसके चेहरे पर गिल्टी साफ दिखाई दे रही होती है। तभी उसके मिनिस्टर्स में से एक आगे बढ़ता है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि उनके कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल किंगडम केओस एम्पायर बार बार उनसे पैसे मांग रहा है और धमकी दी है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वो सीधा ओपन वॉर छेड़ देगा। सोमा ये सब सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो मिनिस्टर से डायरेक्टली पूछता है कि इस सब के पीछे मैं कहां से आ गया। मिनिस्टर थोड़ा नीचे देखता है और धीरे से कहता है कि उन्होंने प्लान बनाया था कि एक हीरो को समन करने का और उस हीरो को गिफ्ट की तरह केओस एम्पायर को देने का, ताकि उन्हें पैसा ना देना पड़े। सोमा की आंखें शौक से खुली रह जाती है। उसका दिमाग कुछ देर तक ब्लैंक हो जाता है। वो राजा की तरफ देखते हैं, जो कि अब और भी ज्यादा गिल्टी लग रहा होता है। आंखों में शर्म और बेचैनी दोनों होते हैं। सोमा राजा से पूछता है, तो तुम्हारा प्लान ये था कि किसी दूसरी दुनिया से हीरो को उठा कर ले आओ और उसे किसी और को दे दो, जैसे कोई सामान। राजा स्लोली सर हिलाता है और हाँ कहता है। सोमा के दिमाग में तुरंत ये आइडिया आता है कि वो यहाँ से जल्द ही भाग जाए, लेकिन वो समझ जाता है कि भागकर बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जगह उसके लिए टोटली अननोन है। वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन से लॉजिकली और स्मार्ट तरीके से निपटना पड़ेगा। तभी वो राजा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे केओस एम्पायर के हवाले कर दोगे तो वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। राजा बहुत ही कंफ्यूज शक्ल बनाता है और कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनकर सोमा और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और वो पूछते है, कम से कम ये तो बता दो, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? ये लोग मुझे तुरंत मार देंगे। इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो सभी चुप हो जाते हैं। सोमा तभी समझ जाता है कि उसकी जिंदगी को लेकर कोई गारंटी नहीं है और अब वो डिसीजन उसे लेना पड़ेगा। वो मिनिस्टर से पूछते हैं कि आखिरी बार कब किसी हीरो को समन किया गया था। मिनिस्टर कहता है कि पिछली बार एक हीरो को लाया गया था 500 साल पहले। उसके बाद से कई लोगों ने ट्राई किया, पर कोई भी समन नहीं हो पाया। सोमा तुरंत लॉजिक लगाता है और उनसे पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें दे दिया गया तो क्या केओस एम्पायर फ्यूचर में तुमसे कुछ भी नहीं मांगेगा? इस सवाल ने सब कुछ चुप करवा दिया। सब रियलाइज करते हैं कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, पर परमानेंट नहीं। हीरो को बार बार समन तो नहीं किया जा सकता। किंग की शक्ल बहुत ही कंफ्यूज सी लगती है और ये देखकर सोमा समझ जाता है कि अब मौका है कंट्रोल लेने का। वो राजा की तरफ कॉन्फिडेंटली देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस किंगडम को बचाने के लिए आया हूँ और मैं वो हीरो हूँ जो कि तुम्हारे राज्य को तबाही से बचाएगा। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का सच में कोई स्पेशल है। सोमा फिर डिक्लेयर करता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे किंगडम के फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाए जाए। मुझे सब कुछ एनालाइज करना है, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सब कुछ। तभी मैं सिस्टम को सुधार कर पैसा जनरेट करने का प्लान बना सकता हूँ। सोमा के बोल्ड डिसीजन
के बाद सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद से अब उनका किंगडम बचा लिया जा सकता है। राजा भी बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है और कहता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर सब लोग अंदर जाते हैं एक प्राइवेट रूम में, जहाँ पर सोमा को रियलाइज होता है कि उसके पास अभी कोई प्रॉपर प्लान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है सबसे पहले तो किंगडम के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने होंगे। अगले 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके सोमा राजा और मिनिस्टर के साथ बैठकर सारे पैसों का हिसाब चेक करता है। इनकम, टैक्स, स्पेंडिंग, लोन, हर चीज का काफी मुश्किल होता है, लेकिन एंड में एक बेसिक सोल्यूशन पता कर लेता है जिससे कि किंगडम को थोड़ा रिकवर कर सके। फिर अगली सुबह सब लोग एक ह्यूज हॉल में आते हैं जहाँ पर लोगों का मैसिव क्राउड होता है। सोमा थोड़ा नींद से भरा हुआ और थोड़ा थका हुआ लगता है, जैसे कोई अभी सो कर आया हो। तभी राजा उसके पास आता है और सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज से इस किंगडम का राजा सोमा होगा और मैं अपनी राजगद्दी सोमा को देने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी सोमा को होती है। इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राजा एक और अनाउंसमेंट कर देता है, मेरी बेटी लिज की शादी सोमा से होगी ताकि उसका राज्य पर हक और भी मजबूत हो जाएगा। सोमा एकदम स्पीचलेस हो जाता है। उसकी लाइफ एक पल में कम्प्लीटली बदल जाती है। अब उसके ऊपर पूरे किंगडम के लोगों की सारी जिंदगी सुधारने की जिम्मेदारी आ जाती है। रात को अपने चैम्बर में आकर बैठा होता है। फाइल्स और पेपर वर्क का ढेर उसके सामने पड़ा होता है। ना कोई रेस्ट, ना कोई स्लीप। काम इतना ज्यादा होता है कि आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है। तभी एकदम से रूम का दरवाजा खोलता है और एक ब्यूटीफुल लड़की जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में होती है बिना कुछ बोले अंदर आ जाती है। सोमा इतना टायर्ड होता है कि बिना उसकी तरफ देखे बस इतना पूछता है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? लड़की थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और फिर गुस्से में बोलती है कि हाँ, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। सोमा फिर बिना ऊपर देखे उससे कुछ बेसिक मैथ के बारे में पूछता है। जब लड़की उनका सही जवाब देती है तो वो कहता है ठीक है, पेपर वर्क में तुम मेरी मदद करो। तभी लड़की आगे बढ़कर कहती है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं उस राजा की बेटी हूँ जिसे तुमने हटाया है। ये सुनकर सोमा फाइनली ऊपर देखता है और पूछता है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो मिलिट्री यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई हो? लिज एक्सप्लेन करती है कि उसे हमेशा से कॉम्बैट और फ्रंट लाइन बैटल में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने मिलिट्री को ज्वाइन की ताकि वो सिर्फ ना राजकुमारी रहे बल्कि कुछ और भी कर सके। फिर वो सोमा से डायरेक्टली पूछती कि मेरे पिता ने ऐसे रियासत छोड़ दी, क्या तुमने उनके ऊपर प्रेशर डाला? सोमा थोड़ा थक कर बोलता है, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे तो बस यहाँ से बचकर निकलना है। लेकिन तुम्हारे पिता इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने मुझे किंग बना दिया। वो उसे रिश्योर करते कि मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रहूंगा, बस 2 या 3 साल के लिए रहूंगा जब तक ये किंगडम फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाता। उसके बाद मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। फिर वो उससे कहते हैं कि उसे एंगेजमेंट को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो कभी भी उससे रिश्ता तोड़ सकती है। लिज उसकी ये बात सुनकर काफी इंप्रेस हो जाती है और उससे थोड़ा अच्छे से बात करने लगती है। फिर वो लिज को बताता है कि वो ऑलरेडी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उसने किंगडम के वैलेट में रखे बेकार के ज्वेलरीज और खजाने को बेच दिया, क्योंकि इस वक्त लोगों को खाना चाहिए, ना कि गहने जो कि सिर्फ ताले के अंदर बंद पड़े। ये सुनकर लिज थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि उनमें से काफी चीजें एशियंट आर्टिफैक्ट थी जो कि काफी रेयर और वैल्यूएबल थी। तभी एमसी उसे एक लिस्ट दिखाता है और बताता है कि उसने सिर्फ बेसिक गोल्ड और सिल्वर वाले ज्वेलरी ही बेचे, कोई भी नेशनल हेरिटेज या फिर डार्क मैजिक से जुड़ी चीजें नहीं बेची। ये सब देख कर लिज थोड़ी शांत हो जाती है और उससे पूछती कि उसके आगे की क्या प्लान है। तब वो कहता है कि वो कियोस किंगडम को पैसा भेजने का कोई भी प्लान नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी उनके अपने किंगडम के लोग बहुत ही भूखे और उनको कुछ खिलाना बहुत ही जरूरी है। तभी लिज उसको सजेस्ट करते है कि वो पैसा डायरेक्टली कियोस एम्पायर को देने की वजह अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने का यूज करे। सोमा थोड़ा सोचता है और उससे लगता है कि लिज सही कह रही है, अगर हम उन्हें पैसा देते रहे तो वो हर बार हमसे मांगेंगे, लेकिन अगर हम अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करें तो हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं और अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं। धीरे धीरे सोमा को ये दुनिया समझ में आने लगती है। फिर वो पूरे किंगडम का टूर करता है जहाँ पर उसे काफी सारी छुपी हुई चीजें पता चलती है जो कि उससे पहले कभी नोटिस नहीं की थी। दूर से देखने पर यह किंगडम एक पुराने जमाने जैसा लगता है जहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स यूज नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई मॉडर्न चीजें छुपी हुई फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि लाइट बल्ब जो कि एक मॉडर्न इन्वेंशन और रोशनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही बल्ब, फिर भी हर स्ट्रीट में लैंप लगे हुए होते हैं और रात में हर जगह रोशनी होता है। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो लोग बिना किसी मशीन के लाइट, हीट और पानी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफी काम होता है। फिर एक प्रीस्ट उसे ले जाता है और कहता है कि अपना हाथ उस अजीब से स्टैचू पर रखो, अगर तुम्हारे अंदर मैजिक की इन्फिनिटी हुई तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही वो अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है उसका दिमाग रियलिटी से हट जाता है और उसके सामने खाली जगह में कई चमकदार लाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद से उसने LSD ले ली, लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उसे समझ में आता है कि ये सब मैजिक का असर है। जब वो वापस आता है तो प्रीस्ट उसे बताता है कि हाँ, उसमें मैजिक एफिनिटी है और उसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि उसकी मैजिक और स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर वो अपने चैम्बर में वापस चला जाता है जहाँ पर उसने कुछ लोगों को हायर किया होता है जो कि पढ़ लिख सकते हैं ताकि पेपर वर्क में मदद कर सके, और खुद भी चेयर पर बैठ जाता है और काम शुरू करने से पहले थोड़ा मैजिक के साथ खेलता है। वो अपना कॉन्सिनेंस 3 पेन में ट्रांसफर करता है और तुरंत वो तीनों पेन खुद ब खुद काम करने लगती है। जब वो चौथी पेन पर ट्राई करता है तो काम नहीं करती। तब उसे समझ में आता है कि अभी उसका लिमिट 3 ऑब्जेक्ट तक ही है। जब वो काम कर रहा होता है तभी लिज चैम्बर में आती है उसे देखने के लिए, और ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि पेन खुद ब खुद लिख रहे हैं। वो उससे पूछती कि ये किस
किस टाइप का मैजिक है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा मैजिक नहीं देखा। सोमा कहता है कि उसने ये अभी अभी बनाया। लिज तुरंत मान लेती, लेकिन कुछ और पूछने से पहले सोमा उसके सामने पेपर वर्क का एक बड़ा सा स्टैक रख देता है और कहता है कि अब काम पर ध्यान दो। फिर सब मिलकर लंबे समय तक पेपर वर्क में बिजी रहते हैं। काफी देर के बाद जब सोमा अपनी थकी हुई आंखों से देखता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग थकान से सो चुके हैं। वो धीरे से लिज के पास आता है जो कि कोच के पास सो रही होती है। थोड़ी देर वो उसे देखता है और प्यार से उसके बाल को हटा देता है, लेकिन लिज ऐसे लोगों की आदत से डरी होती है। वो तुरंत उठ जाती है और गुस्से से पूछती है कि वो क्या कर रहा था। सोमा कामली कहता है कि वो बस देखने के लिए आया था कि क्या वो सो रही या फिर नहीं, बस और कुछ भी नहीं। अगली सुबह वो लिज से कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। दोनों घोड़े पर निकल जाते हैं। लिज थोड़ी हैरान होती है क्योंकि आमतौर पर घोड़ा लड़का चलाता है, लेकिन यहाँ पर सोमा पीछे बैठा होता है और लिज के बीच को जोर से पकड़ा होता है क्योंकि उसे घोड़ा चलाना नहीं आता। दोनों काफी लंबी और रोमांटिक राइड करते हैं जो कि खत्म होती है एक बड़े से खेत के पास जो कि पूरे सफेद रंग से ढका हुआ होता है। दोनों घोड़े से उतरते हैं और सोमा उसे चलते हुए खेत दिखाता है। फिर बताता है कि उसका पूरा देश ऐसे कॉटन के खेत से भरा हुआ है जो कि बेकार हो चुके हैं। वो बताता है कि एक टाइम था जब कॉटन काफी वैल्यूएबल था, इसलिए सभी फार्मर्स ने इसे लार्ज स्केल पर उगाना शुरू कर दिया ताकि एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। ये प्लान तब तक ठीक था जब तक कि बाकी कंट्रीज ने कॉटन उगाना स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी और तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसी कॉटन के ओवर प्रोडक्शन ने पूरा सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। जब सब जगह कॉटन ही कॉटन होने लगा तो उनकी कीमत जमीन पर आ गई और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। यही वजह है कि देश में आज फेमिन मतलब कि अकाल चल रहा है। लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। लिज काफी उदास हो जाती है। वो कहती कि वो भी कभी इस देश की लीडर में से एक थी, लेकिन उसे तो इस बात का जरा भी आइडिया नहीं आया था। वो सोमा से माफी मांगती, लेकिन सोमा उसे रोकता है और कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब उसे मिलकर उसके साथ उसकी मदद करनी होगी ताकि देश को दोबारा से उसकी पुरानी शान तक ले जाया जा सके। तभी एक आदमी आता है जो कि अपना नाम आर्क बताता है। वो गार्ड्स का लीडर होता है। वो भी उनके साथ बैठ जाता है और वो सोमा से पूछते हैं क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है। सोमा बिना कुछ छुपाए साफ कह देता है कि इस देश में ज्यादा लोग किसी काम के नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उसे ट्रेंड मेन पावर चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर स्किल हो। आर्क सर झुकाकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में लिज और सोमा चाय पी रहे होते हैं और तभी सोमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लिज से पूछते हैं क्या उनके पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। लिज कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि सोमा क्या बोल रहा है। सोमा फिर उसे डिटेल्स में समझाता है और तभी लिज बताती है कि हाँ, एक डिवाइस है जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यूज होती है। सोमा बहुत ही खुश हो जाता है। हाँ, मुझे यही चाहिए था उसके काम के लिए। वो लिज से कहता है कि उसे तुरंत उस डिवाइस के पास ले चले। फिर वो उसे बताता है कि उसका प्लान डायरेक्ट पब्लिक से रिक्रूट करना है। लिज उसे बताती है कि वो लोग ऑलरेडी ऐसा करते हैं। इस बात से सोमा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछते हैं कि वो लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। लिज बताती है कि वो लोग रिटन एग्जाम करवाते हैं और जो लोग भी उस एग्जाम में पास करते हैं उन्हें कैसल में जॉब मिलती है। सोमा तुरंत कहता है कि ये मेथड काफी एफिशिएंट है, हो सकता है कि वो कोई टैलेंटेड लोगों को मिस कर रहे हो। फिर वो पूछते हैं कि देश की लिटरेसी रेट कितना है। लिज बताते हैं कि 30% के आसपास। सोमा उसे देखता है और कहता है कि सिर्फ रिटन एग्जाम से कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान कितना टैलेंटेड है या फिर नहीं। वो कहता है कि टैलेंट उसकी एप्टीट्यूड में होता है, ना कि उसकी लिखने पढ़ने की एबिलिटी में। फिर वो बताता है कि ये एग्जाम सिस्टम मोस्टली उन्हीं लोगों के फेवर में होता है जिनके पास पैसा और पावर होती है, जो अपने बच्चों को बेस्ट एकेडमी में भेज सकते हैं और उनके लिए कोर्ट में सही पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये तो सीधा नेपोटिज्म है। अगले दिन जब लिज को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत सोमा से पूछती है तुम ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हो। सोमा बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सोमा एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के सामने खड़ा होता है। उसके साथ लिज भी होती है और पूरा किंगडम उसकी बात सुन रहा होता है। सोमा अपनी आवाज में एक नई एनर्जी के साथ अनाउंस करता है, मैं आज तुम सभी को एक ऐसा मौका देने के लिए जा रहा हूँ जो कि तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख सकता है। उसकी बातों ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया होता है। सोमा बोलता है मैं तुम्हें एक ओपन राउंड अनाउंस करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई भी खास स्किल है, कोई टैलेंट या फिर कोई छिपी चिंगारी जो कि किसी के भी काम आ सकती तो उसमें से हिस्सा ले सकते हो। ना तुम्हारा पैसा मैटर करता और ना ही तुम्हारा बैकग्राउंड, सिर्फ तुम्हारी क्षमता और जज्बा और तुम्हारी मेहनत का मतलब है। अगले दिन किंगडम के सबसे बड़े हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं। सोमा अपने रियल थ्रोन पर बैठा होता है और उसके पास लिज भी होती है और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आर्क सबका इंट्रोडक्शन करता है और सब लोग किंग के सामने झुक जाते हैं। बस एक को छोड़कर, एक लंबी सी डार्क स्किन लड़की जिसका नाम आयशा होता है, वो झुकती नहीं। आर्क गुस्से में बोलता है कि तुम झुक क्यों नहीं रही हो, ये किंग के सामने बहुत ही बदतमीजी की बात हो जाएगी। लेकिन आयशा डायरेक्टली उससे बोलती कि मैं एक वॉरियर एल्फ क्लैन से हूँ, हम सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं। आर्क और गुस्से में आता है पर सोमा हाथ उठाकर उसे रोक देता है। लेट इट गो वो कहता है और तुरंत अपने स्पेशल मैजिक एक्टिवेट करता है। उस मैजिक से वो आयशा के क्लैन के बारे में सब कुछ जान जाता है। वॉरियर एल्फ्स एक ऐसा ट्राइब जो कि अपनी फाइटिंग स्किल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी बहुत ही लेजेंडरी होती है। आयशा कहती है कि मैं अपने क्लैन की बेस्ट वॉरियर में से एक हूँ। और फिर वो सोमा से पूछती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सोमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मदद किस बात की।
आयशा बताती है कि उनका ब्लेस्ड फॉरेस्ट जहाँ पर वो सब रहते हैं आजकल बिना किसी रीजन के मर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन सब कुछ ड्राई होता जा रहा है, ट्री गिरते जा रहे हैं और जंगल की लाइफ खत्म होती जा रही है। आयशा कहती है कि हम अपने फॉरेस्ट का पूरा ध्यान रखते पर फिर भी वो हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसने सुना था कि सोमा एक इंटेलिजेंट और समझदार राजा है, इसलिए उससे हेल्प मांगने आई थी। सोमा थोड़ा सोचता है और पूछते तुम लोग फॉरेस्ट को थिन करते हो क्या? आयशा बहुत ही कंफ्यूज होती है, थिन ये क्या होता है? सोमा समझाता है कि कभी कभी जब फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करता है तो बड़े बड़े ट्री पूरा सनलाइट खा जाते, नीचे छोटे प्लांट्स को धूप नहीं मिलती और वो मर जाते। फॉरेस्ट अंदर से बहुत ही खोखला हो जाता है लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है। आयशा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। सोमा उससे कहता है कि तुम्हारे जंगल को शायद हेल्प चाहिए और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे बचा सकता हूँ। सोमा ने आयशा को समझाया था कि जंगल को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना ही काफी नहीं होता, कभी कभी पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं और अगर जंगल की ग्रोथ कंट्रोल ना हो तो जमीन धंस सकती, इरोशन हो सकता है और पूरा इकोसिस्टम ही टूट सकता है। और तभी आयशा बिना कुछ कहे जोर से झुक जाती है और पूरे हॉल में एकदम साइलेंस छा जाता है। वो बोलती है मैं अपनी जान, मैं अपना सम्मान सब कुछ आपके नाम करती हूँ मेरे राजा सोमा। आज से मैं सिर्फ आपके लिए झुकूंगी और जरूरत पड़ी तो आपके लिए मर भी जाऊंगी। मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लीजिए और हमारे जंगल को बचा लीजिए। सोमा उसकी आंखों में देखता है और धीरे से हाँ कह देता है, तुम्हारी लॉयल्टी मुझे बहुत ही कबूल है। आयशा बहुत ही खुश हो जाती है और कोर्ट के लोग इस नए रिश्ते को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद अगला कैंडिडेट सामने आ जाता है, एक खूबसूरत से लड़की जिसका नाम जुआ होता है। जुआ एक बहुत ही लॉयल मेड है और सिर्फ मेड ही नहीं बल्कि किंगडम की सबसे खूबसूरत बेस्ट सिंगर भी है। मिनिस्टर कहते हैं कि उन मेडस की लीनी एज से जिन्हें कभी सुंदर परी कहते थे। इनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि ये लोग सिर्फ को कंफ्यूज कर देती थी और पूरी तरीके से फीट्स को बर्बाद कर देती थी। सोमा सुनकर हैरान हो जाता है, अगर ये सच है तो इसका सिंगिंग टैलेंट इसके खून में ही होगा। और जुआ को सामने बुलाता है और कहता है क्या तुम हमारे सामने एक गाना गा सकती हो? जुआ आराम से कहती है हाँ, लेकिन मेरे ज्यादातर गाना उदासी से भरे होते हैं। सोमा थोड़ा सोचता है और फिर कहता है अगर मैं तुम्हें कोई नया गाना सुनाऊंगा तो क्या तुम एक बार सुनकर उसको याद कर सकती हो? जुआ बस मुस्कुराती, मुझे एक बार सुनना ही काफी होता है। सोमा अपना फोन निकालता और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी चीज देखी नहीं होती है। सोमा एक ईयरफोन उसके कान में लगाता है और गाना प्ले करता है। जुआ ध्यान से सुनती है और फिर धीरे से अपना सर हिलाती है, वाइब पास हो गया वो कहती है। फिर वो सबके सामने खड़ी होती है, आंखें बंद करती है और गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज में जादू था, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, सब उसकी आवाज में खो गए। जब गाना खत्म हुआ तो कोर्ट पूरी तालियों से गूंज उठा। सोमा बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है, तुमने एक बार में गाना याद किया और उस परफेक्शन के साथ गाया, दैट्स अमेजिंग। लेकिन अब जो बंदा आता है उसे देखकर सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मोटा सा आदमी जो कि काफी नर्वस लग रहा होता है और वो पसीने में भीगा होता है, उसका नाम होता है पोंचो। वो आगे आता है और ठोकर खा कर गिर जाता है। लोग हंसते हैं लेकिन वो चुपचाप उठता है और कहता है मैं एक ग्लूटोन हूँ, मैं खाना खाना बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं इस किंगडम का लगभग हर डिश को ट्राई कर चुका हूँ। वो एक्सपेक्ट करता है कि राजा उस पर हंसेगा या उसे निकाल देगा, लेकिन सोमा तुरंत अपनी सीट से उठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तो कब से किसी ऐसे ही बंदे का इंतजार कर रहा था। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सोमा बोलते हैं कि जब पूरा किंगडम फेमिनाइन में झूम रहा हो तो एक ऐसा इंसान जो कि हर डिश के इंग्रेडिएंट्स जानता हो बहुत ही काम का हो सकता है। पोंचो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रो पड़ता है। जिंदगी भर लोग मुझे फैटसो बोलते, मुझे लगता था कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। सोमा बस हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है हो सकता है कि दिखने में तुम फनी हो लेकिन तुम्हारी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है पोंचो। सोमा ने पोंचो के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तुम्हारा काम है इस देश को फेमाइन से निकालना और फिर तरक्की की राह पे ले आना। पोंचो के चेहरे पर खुशी और आंसू का परफेक्ट कॉम्बो था। और अब उसका अगला कैंडिडेट सामने आता है, एक थोड़ा डार्क वाइब वाला बंदा जिसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। नाम होता है केज। केज चलते चलते राजा सोमा के सामने आए और बोलता है कि जब आप सभी को जज कर रहे थे तब मैं आपको जज कर रहा था। कोर्ट में हल्की हल्की चर्चा होने लगी लेकिन केज ने अपनी बात कंटिन्यू की, मैं इस किंगडम का सबसे इंटेलिजेंट मेंस में से एक हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही शौक है, किताबें। मैं हर जॉनरे, हर लैंग्वेज और हर सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और हर चीज को समझने की कोशिश करता हूँ। सोमा उसकी बात सुनकर तुरंत समझ गया ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही जीनियस है। सोमा उससे पूछते कि तुमने मुझे जज किया, क्या कंक्लूजन निकला? केज थोड़ा कैजुअली बोलते कि सब कुछ सिर्फ एक ही डिसीजन पर डिपेंड करता था, आपने उस मोटे बंदे पोंचो के साथ क्या किया? कोर्ट एकदम साइलेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि वो बेकार हो तो आप इस राजधानी के लायक नहीं होते, बल्कि आपने उसे सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसकी तरफ से उसकी इम्पोर्टेंस समझी। वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि आप में सच में कुछ बात है। और केज कहता है कि मुझे अपने राइट हैंड बना लो, मैं आपका लिeutenant बनना चाहता हूँ। सोमा थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है लेकिन केज की सोच और एनालाइज से इम्प्रेस होकर उसका एडवाइजर अपॉइंट कर देता है। और अब लाइन में आखिरी कैंडिडेट आता है, एक छोटी सी डरी हुई वुल्फ गर्ल जिसका नाम होता है टोमो। उसके कान बहुत ही बड़े होते हैं और आंखें थोड़ी सी मोइस्ट और वो बरेली बोल रही होती है। लिस हल्की सी फुसल बोल देती, वुल्फ क्लैन के लोग तो कभी भी किंगडम के अंदर देखे ही नहीं जाते। सोमा सॉफ्टली कहता है कि हो सकता है कि रिफ्यूज हो। वो उससे कहता है कि बोलने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन टोमो और ज्यादा घबरा जाती है और उसका गला सूख जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। तभी सोमा अपने थ्रोन से उठता है और सीधा उसके पास जाता है। उसके सामने झुककर एक दोस्ती की तरह पूछता है, क्या हुआ है
फालतू में। टोमो धीरे से झुकती है और उसके कान में कुछ बोलती है, बस एक लाइन बहुत ही हल्की सी, ऑलमोस्ट इनऑडिबल, और सोमा की आंखें एकदम से वाइड हो जाती है और बहुत ही शॉक्ड है, लेकिन तुरंत अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं दिखाता, सीधा उठता है और कहता है आज का सिलेक्शन यहीं तक, आप सभी जा सकते हैं, लेकिन टोमो तुम रुको। कोर्ट क्लियर होता है और रात होने से पहले सोमा अपने प्राइवेट चैम्बर में होता है। वहाँ पर मिनिस्टर आर्क, लिज और काउच पर बैठी होती है टोमो। सोमा सबसे कहते हैं क्या तुम लोगों ने सुना था कि उसने मेरे कान में क्या बोला? सब कहते नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं था, सिर्फ एक फुसकर सी आवाज आई थी। और तभी सोमा उन सभी को देखता है और कहता है कि जो उसने कहा था वो हम सब के लिए बहुत ही डेंजरस बन सकता है। सोमा चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे ये बात पता होती कि पूरे किंगडम में ये बात किसी और ने नहीं सुनी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुई थी। फिर वो सबसे कहता